हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर सेशन 23-25 का कल यानी 21 तारीख से 21 अप्रैल से आपका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और पहला दिन जो एग्ज़ाम है वो 7B का है, मेथड का है, समझे। तो हम एक ही वीडियो में आपको 14 मेथड पढ़ना है, उसका सबका एक मतलब सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ बताएंगे, फिर उसका सारा का आंसर बताएंगे। और ये देख के जाइएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, समझे। और आपको सारे कोर्स का नोट्स चाहिए, समझे। 7B, C8, C9, C10, 11 का आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 9576002401 पर, समझे। तो चलिए, हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग को 14 मेथड है, और सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है आपके एग्जाम में। वही चीज़ पढ़ के जाइएगा, वही एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी आपका मेथड हो, समझे, पहले हम एक क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं कि ये 40 नंबर का एग्जाम होता है, और 40 नंबर में 3 यूनिट रहता है, समझे। कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट में एक क्वेश्चन 14 नंबर का रहता है, 2 क्वेश्चन 13-13 नंबर का रहता है, समझ गए। तो यूनिट 1 में कैसा क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 में कैसा आता है, यूनिट 3 में कैसा आता है, हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी मेथड हो, आपका 14 मेथड है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, आपका होम साइंस, या और भी जो भी छूट गया बोलने में, समझे। 14 लगभग मेथड है, इसमें से कोई भी मेथड हो, सब में यही पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो देखिए, यूनिट 1 में जो क्वेश्चन आता है, आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है यूनिट 1 में, समझे। एक क्वेश्चन पढ़ना है पाठ सहागामी क्रिया, और एक पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, समझे। 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका हो गया यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन आता है, उसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, समझे। माइक्रो टीचिंग, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, समझ गए। और एक अपना जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक लेसन प्लान बना लीजिए, क्योंकि ये भी दे देता है कि अपने किसी एक टॉपिक पर अपने सब्जेक्ट से एक लेसन प्लान बनाइए, समझ गए। तो एक लेसन प्लान बना लीजिएगा। यूनिट प्लान, लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग पढ़ने के बाद एक लेसन प्लान आप लोग बनाए होंगे, तो उसका फॉर्मेट याद रखिएगा और वो चीज़ बना दीजिएगा, समझ गए। फिर उसके बाद आता है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपका C9 से क्वेश्चन रहेगा। मापन मूल्यांकन से उपलब्धि परीक्षण, निर्माणात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के उपकरण, यही सब आपका क्वेश्चन यूनिट 3 में रहेगा। तो यही हर मेथड में आपका यही पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हिस्ट्री, मतलब क्वेश्चन ही है, देख लीजिए। इतिहास शिक्षण में विभिन्न पाठ सगामी गतिविधि और शब्ददृश्य सामग्री, इसी को TLM कहते हैं। देखिए, पाठ योजना, इकाई योजना, शिक्षण कौशल है। माइक्रो टीचिंग में ही शिक्षण कौशल आपको कौशल सिखाया जाता है, तो ये पढ़ सकते हैं। फिर उसका मूल्यांकन क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, जो आप लोग C9 में पढ़ते हैं, उसी चीज़ को इसमें पूछेगा यूनिट 3 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे पाठ सगामी क्रिया, समझे, कि आपका कोर करिकुलम एक्टिविटी क्या होता है, और बहुत भी यही है, समझे। आप क्या क्या कोर करिकुलम एक्टिविटी में करवा सकते हैं, क्या नहीं है, समझे। तो देखिए, सबसे पहले पाठ सगामी क्रिया बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। आपके क्लास में जो चीज़ पढ़ते हैं उससे सिर्फ संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन पाठ सगामी क्रिया से आपको मतलब पाठ सगामी मतलब ऐसा जो पाठ में मदद करे, जिससे बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, समझे। देखिए, बहुत अच्छा लिखा है कि पाठ सगामी क्रिया के से अभिप्राय उन क्रियाओं कलापों से है जो छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने तथा शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है। इस संबंध में प्रोफेसर पठान ने इस क्रियाओं को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पाठ्यक्रम सगामी क्रियाएं से तात्पर्य उन छात्र क्रियाओं से है जिनमें छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन में कुछ उत्तरदायित्व को सुनियोजित विधि से संपन्न करने के लिए भाग लेते हैं, समझ गए। अब देखिए, पाठ सगामी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या करवा सकते हैं पाठ सगामी क्रिया में। तो साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आपका क्या होगा, तो आप इस क्रिया के अंतर्गत देखिए, ये सब चीज़ को आप आराम से लिख सकते हैं। साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आप क्लास में वाद विवाद इतने स्कूल में करवा सकते हैं, समझे। वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि संगोष्ठी, कविता प्रतियोगिता, भाषण, निबंध, कहानी प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी जिसे हम लोग सेमिनार कहते हैं,
अंतराक्षी आदि क्रियाएं, ये सब आपका पाठ्यगामी क्रिया है जो आपका साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ गए। इस क्रिया से क्या होगा, बच्चों में स्मरण, तर्क, विश्लेषण, ये सब का गुण भी। उसके बाद है विद्यालय पत्रिका। तो विद्यालय प्रकाशन की गतिविधियों से समाज को अवगत कराता है, मतलब विद्यालय में जो आप मैगजीन छपवा रहे हैं तो ये सब है। उसके बाद है सामाजिक क्रिया है, जिसमें आपका है पेड़ पौधा लगाना समाज में, समझे, सड़कों की मरम्मत, ये सब चीज़ में, श्रम में दान, जो भी चीज़ है ये सब चीज़ आप सामुदायिक काम करवा रहे हैं, ये सब आपका सामाजिक क्रिया में आ जाएगा। फिर है शारीरिक क्रिया में, समझे, जिसमें खेल कूद हो गया, पीटी, व्यायाम, समझे, ये सब करवा रहे हैं, तो ये सब हमारा शारीरिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर है विद्यालय परिषद या संसद, जो बाल संसद का स्कूल में निर्माण किया जाता है, सेमिनार हो गया, समझे, ये सब आपका इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, समझे, ये सब आपका जो है प्रदर्शनी, ये सब जो भी चीज़ है ये सब आपका पाठ्यगामी क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है, समझे, कि क्विज प्रतियोगिता हो गया आपका, वाद विवाद प्रतियोगिता, जो सब्जेक्ट है उससे को रिलेट करके लिख देना है। समझ गए। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। फिर उसके बाद आता है विभिन्न पाठ्यगामी क्रिया, समझे, सॉरी, शिक्षण सहायक सामग्री, या इसी को श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। समझे। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है, पहले इसको, इससे करने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा होता क्या है। समझे। शिक्षण सहायक सामग्री तो लिखा है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचि, आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में सीखने के संसाधन, या इसी को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सीखने के संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें शिक्षक पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित अध्ययन की अपेक्षा पूरा करने हेतु विद्यार्थियों की सहायता के लिए प्रयोग करता है। समझे। शिक्षक जब सीखने के संसाधन का प्रयोग करता है तो विषय वस्तु रुचिपूर्ण बन जाती है, जिससे छात्र सक्रिय होकर उस विषय वस्तु को समझते हैं। सीखने के संसाधन को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, टीएलएम भी कहते हैं। समझे। शिक्षक को शिक्षण में तथा छात्र को अधिगम में जो सामग्री सहायता उत्पन्न करे उसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री विषय वस्तु को रोचक और सीखने वाले के लिए आनंद जैन बनाती है। सीखने के संसाधन का प्रयोग छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने और ज्ञान को अस्थायी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। समझे। एक चीनी कहावत भी है, जिसे बाद में मारिया मोंटेसरी ने भी कहा था कि जो मैं सुनता हूँ मैं वो भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ उसे याद रख सकता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ उसे समझता हूँ। यानी द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, बट द थिंग विच आई डू इज आई कैन नॉट, यानी इसको हम नहीं भूल सकते हैं। समझे। ये चीज़ है। अब यहाँ से अब ये प्रस्तावना में लिखकर अब सीखने के संसाधन का अर्थ परिभाषा दिया है, उतना तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइएगा आप इसके कौन कौन शिक्षण सहायक सामग्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। समझिए। तो बहुत सारा यहाँ पर मतलब है क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका श्याम पट हो गया, आपका शिक्षण आपके टीएलएम में। फिर आपका उसके बाद हो गया आपका फ्लैनल बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। समझे। ये सब जो है ये सब आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया चित्र, हो गया पिक्चर। फिर उसके बाद आपका मानचित्र हो गया। समझे। फिर उसके बाद ग्राफ हो गया, चार्ट पेपर हुआ, रेखा चित्र हुआ, स्केच किया हुआ, प्रत्यक्ष वस्तु हो गया। समझे। जैसे आपका बुक हो गया, जो भी चीज़ है ये सब आपका आ जाएगा। फिर मॉडल हो गया, नमूना हो गया, सैंपल कोई चीज़, ग्लोब हो गया। तो ये सब आपका शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अपने क्लास में कर सकते हैं। समझ गए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टर हो गया, ये सब जो भी चीज़ें, इसका हम टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब के बारे में हमको कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका यूनिट 1 में यही 2 क्वेश्चन पूछना है, पाठ्यगामी क्रिया और आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया 2 क्वेश्चन। अब हम लोग आएंगे जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, समझे, वो आपका यूनिट 2 में जो पूछता है वो पाठ योजना पूछता है। समझ गए। क्या पूछता है? पाठ योजना की पाठ योजना क्या है। तो देखिए
पाठ योजना जो आपका है इसमें 3 क्वेश्चन आपका पूछेगा, पाठ योजना, उसके बाद आपका यूनिट प्लान, इकाई योजना और आपका माइक्रो टीचिंग। समझे, तो हम तीनों को पढ़ते हैं। लिखा है पाठ योजना कक्षा कक्ष की वह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों को निश्चित कर। और इसमें एक लेसन प्लान आप लोग अपना से बना लीजिएगा। हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए एक योजना बनाना अध्यापक का दैनिक क्रियाकलाप का एक भाग है। एक दैनिक पाठ योजना शिक्षक द्वारा कक्षा सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित की जाती है। पाठ योजना अध्यापक का लिखित कथन है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान की मात्रा, अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य और गृह कार्य का वर्णन होता है। पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता है बल्कि शिक्षक को शिक्षण की राह पर लगाए रखती है। पाठ योजना के माध्यम से ही कक्षा नियंत्रित रहता है। और लिखा है पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। तो पाठ योजना से तात्पर्य ऐसी योजना है जिसमें विषय वस्तु के छोटी इकाई के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार कर एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जिसमें हम निश्चित कालांश और समय में उसको पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात पाठ योजना कक्षा में पढ़ाने से पूर्व की योजना है जिसमें शिक्षक कक्षा के समय निश्चित समय में पढ़ाई करने के लिए उस योजना का प्रयोग करता है। अपने समय से नहीं भटकता है, अपने टॉपिक से नहीं भटकता है, पाठ योजना की मदद से। पहला डिफिनीशन है सिम्पसन के अनुसार कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। दूसरा है बिनिंग्स, और बिनिंग्स के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना। अब आते हैं बॉक्सिंग के अनुसार कि पाठ योजना से अभिप्राय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन विशेष साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा वे अपने उद्देश्यों एक निश्चित समय में की गई क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। हो गया बहुत सारा डिफिनीशन, समझे। अब आते हैं इसकी महत्व आवश्यकता में। तो लिखा है हम जानते हैं कि शिक्षक के लिए पाठ योजना का निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण करने के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट का होना है। समझ गए। अब देखिए इसको सफल बनाने के लिए क्यों आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि पाठ योजना नियंत्रण तथा प्रेरणा और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण कार्य को निश्चित सीमा में रखकर शिक्षक के समय और श्रम की बचत करती है। यह कक्षा शिक्षण को अव्यवस्था एवं विचारहीनता से दूर रखकर सफल बनाती है। पाठ योजना बालकों को पूरा ज्ञान देता है जिस पर आदमी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल, स्पष्ट तथा रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक होता है। जी समझ गए। अगला है पाठ योजना के द्वारा विद्यार्थी की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास एक निश्चित दिशा में होता है। तो ऐसा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं 5-6 पॉइंट। अब इसका उद्देश्य क्या है। तो कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, निर्धारित पाठ वस्तु के सभी तत्वों का विवेचना करना, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी करना, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम कर देता है और भूलता नहीं है। तो वही चीज़ है, इतने चीज लिख दीजिएगा, समझे, आपका हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद है कि इसकी विशेषता क्या है। तो यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। पाठ योजना शिक्षक को उचित मार्गदर्शन देता है। पाठ योजना समय अनुकूल एवं क्रमबद्ध होता है। एक समय में हमें क्या पढ़ाना है उसका प्रारूप जिस योजना में स्पष्ट होता है उसे पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना से पता चलता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। पाठ योजना लिखित और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ है, पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। अब देखिए रूपरेखा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान जाइए रूपरेखा में क्या होता है। सबसे पहले आपका सामान्य सूचना जानकारी होता है जिसमें हम पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण आदि सब दिनांक शामिल करते हैं। जिस विद्यालय में हम शिक्षण किया है उसका नाम भी लिखते हैं। उसके बाद आपका आता है समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, फिर आता है शिक्षण बिंदु, फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, फिर उसके बाद होता है उद्देश्य कथन, तब प्रस्तुतिकरण होता है। समझ गए। फिर बोध प्रश्न, मूल्यांकन, फिर गृह कार्य, ये आपका स्टेप हुआ। समझ गए। फिर उसके बाद पाठ योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बात है, तो वही सब चीज़ें बहुत सारा हम टॉपिक को जानकारी हो गए तो करते हैं। समझ गए। हानि से पूछेगा नहीं।
निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होने के कारण पाठ्य योजना का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। पाठ्य योजना का पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि पाठ्य योजना से समय और पदों की क्रमबद्धता का पता चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण पाठ्य योजना शिक्षक और छात्र के लिए रामबाण भी काम करता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है, तो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेसन प्लान बना लीजिएगा, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। लिखा है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो लिखा है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन और नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलेन, रॉबर्ट एन बुश और कीथ हिचिसन ने सन 1963 ईस्वी में किया था। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के विकास में D.W. एलेन का महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए D.W. एलेन को सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहते हैं। मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो था वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास हुआ था, जिसके जनक D.W. एलेन है, लेकिन उसके साथ रॉबर्ट एन बुश और कीथ हिचिसन भी थे। भारत में 1967 ईस्वी में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर D.D. तिवारी ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात सन 1975 ईस्वी में NCERT तथा इंदौर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए गए। डॉक्टर B.K. पासी, प्रोफेसर M.B. बुच तथा प्रोफेसर R. दास ने सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप एवं आवश्यक सुधार किए और सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय प्रतिमान का विकास किया, समझे। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों के व्यवहार में सुधार लाना होता है। अब इसकी अर्थ परिभाषा देखते हैं। लिखा सूक्ष्म शिक्षण का समान अर्थ होता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है तथा शिक्षण कौशलों तथा निपुणता के उन्नयन के लिए कार्य करती है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का लघु रूप है। अब कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार क्या डिफिनीशन है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार एवं कक्षा अवधि में निम्नलिखित अनुमाप है। दूसरा डिफिनीशन है W. एलेन के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। B.M. शोर के अनुसार है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रिया वाली परिविधि है। B.K. पासी के अनुसार डिफिनीशन है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि हेतु छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाते हैं। अब आते इसकी विशेषता, तो यह छात्र अध्यापक के व्यवहार पर केंद्रित होता है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण को सरल बनाती है। इस प्रकार के शिक्षण विधि में एक समय में एक ही कौशल का विकास होता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि के समय की बजट होती है, मतलब समय कम समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा छात्र अध्यापक अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि भी मतलब 6 मिनट के लगभग में होती है। अब इसका सिद्धांत तो नहीं पूछता है, समझे, मेन अब उसका चक्र पूछेगा। तो देखिए इसका पहला जो चक्र स्टार्ट होता है पाठ्य योजना से। तो पाठ्य योजना तो घर से हम बना के जाते हैं शिक्षण से पहले, फिर शिक्षण 6 मिनट कराते हैं, फिर प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट देते हैं, फिर प्रतिपुष्टि के बाद फिर पुनः योजना बनाते हैं 12 मिनट में, पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि होता है 6 मिनट। 36 मिनट का टोटल चक्र होता है पाठ्य योजना का। अब सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 भाग होते हैं। पाठ्य योजना पढ़ाई मतलब वही शिक्षण कराना, फीडबैक पुनः पाठ्य योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना, पुनः फीडबैक। अब NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। ये हो गया। अब इसी चीज़ को बताया है कि 6 मिनट शिक्षण कराते हैं। पाठ्य योजना था, इसे शिक्षक पहले ही तैयार करके कक्षा कक्ष में जाता है। 6 मिनट शिक्षण हुआ, फीडबैक में 6 मिनट, पुनः योजना बनाने में 12 मिनट, पुनः शिक्षण करने में 6 मिनट और पुनः फीडबैक में 6 मिनट होता है। उसी स्टेप को लिख दिया है, समझे, कि प्रथम पाठ्य योजना निर्माण में हम पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करते हैं, उसको बनाते हैं, दूसरे में हम क्लास में जाकर पढ़ाते हैं, तीसरा में है प्रतिपुष्टि, जो हमारे मेंटर होते हैं या जो हमारे सहपाठी होते हैं वो देते हैं। उसके बाद है आपका चतुर्थ सोपान में पुनः पाठ्य योजना, यानी पुनः जब फीडबैक मिलता है तो उसी का आधार पर पुनः पाठ्य योजना बनाते हैं।
फिर उसके बाद पुनः शिक्षण करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमको फीडबैक मिलता है। समझ गए? इसका कौशल है तो हम शिक्षण कौशल आगे पढ़ाएंगे, उसी में आपका आ जाएगा सारा, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, सामाजिक सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। अब देखिए, अब हमारा है प्रस्तावना कौशल जो है, इसी चीज़ को समझे आप। शिक्षण कौशल में पढ़िएगा तो प्रस्तावना कौशल आपका जो है समझे, लिखा है किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होता है, अर्थात किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम प्रस्तावना बनाना चाहिए। प्रस्तावना से तात्पर्य विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से होती है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है और उसके बाद उसके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण कराता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। भारत देश पाठ पढ़ाना है तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार करेंगे। विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए, किस देश का मानचित्र है, हम किस देश में रहते हैं, सब सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है कक्ष प्रबंधन कौशल। कक्षा में छात्रों को बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों के अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बने रहे, इस सब का प्रबंध करना कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगला है श्यामपट्ट कौशल। लिखा है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सही तरीका से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट कौशल पर चौक द्वारा 45 डिग्री के एंगल पर लिखना चाहिए। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होता है। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखना चाहिए वो स्वच्छ, स्पष्ट और सीधी लाइन में लिखना चाहिए। अब आते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। लिखा है छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अपने शरीर के संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में उतार चढ़ाव, साथ शिक्षक की अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि होता रहे। ये सब क्रिया उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं पुनर्वलन कौशल। देखा है किसी ऐसे पुनर्वलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्वलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे, तो ऐसे पुनर्वलन कौशल, इसे पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वलन देना। अब आते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा है तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, तो जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सकता है। उसके बाद है उद्देश्य कौशल। हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए कक्ष में शिक्षक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य होना, जिससे उद्देश्य कौशल का। उसके बाद दृष्टांत या उदाहरण कौशल। यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना है, दिखाना चाहिए, जैसा किसी कहानी के माध्यम से, कोई चित्र के माध्यम से। अगला है व्याख्यान कौशल। हम जानते हैं कि व्याख्यान कौशल बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित रुचिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री कौशल का प्रयोग। इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य सब सहायक सामग्री को कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आता है। आप जो कुछ भी सहायक सामग्री प्रस्तुत करेंगे तो वह पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती। अब आते हैं इकाई योजना। लिखा है कि कोई भी अध्यापक को अपने अध्यापन की सफलता के लिए इकाई की एक सही योजना बनाकर बहुत ज़रूरी होता है। इकाई की एक सही योजना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इकाई योजना बनाने से कोई भी अध्यापक के लिए बहुत उत्साहपूर्वक तथा फलदायक अनुभव हो सकता है। इकाई योजना बनाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक में शैक्षिक योग्यताएँ, समाजीय एवं व्यावसायिक मूल्य, अध्ययता का ज्ञान, विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। किसी विषय वस्तु की एक इकाई को उप इकाई में बांटकर उस इकाई को पढ़ाने की जो योजना है उसे इकाई योजना कहते हैं। जैसे चैप्टर 7 को सब यूनिट 7.1, 7.2, 7.3 3 में बांटकर चैप्टर 7 को पढ़ाए जाने की योजना। इकाई योजना का अध्ययन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। इकाई योजना के अंतर्गत हम संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं, जो कि शिक्षण का एक मूल्यांकन सूत्र है। इकाई योजना के विषय वस्तु की मात्रा अधिक हो तो उसे सुसंगठित अंशों में विभाजित करना उपयुक्त होता है, ताकि विषय वस्तु की एकता भी नष्ट न हो और साथ ही शिक्षार्थियों को उसकी समग्रता में भी बोधगम्य हो जाए। समझ गए?
इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H.C. मॉरिसन को जाता है। इसका अर्थ परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है इकाई योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से होता है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर एक योजना बनाई जाती है। अर्थात इकाई योजना एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक जो कुछ पढ़ाता है और जिस प्रकार से पढ़ाता है उसका चयन करना, व्यवस्था करना, अनुक्रमण करना, मूल्यांकन करना तथा पुनरावृत्ति करना सम्मिलित है। पहला डेफिनेशन है गुड के अनुसार कि इकाई योजना से तात्पर्य उस विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभवों तथा अधिगम सामग्रियों से है जिसे शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों के लिए प्रकाश में लाया जाता है। आगे है गोसिल के बॉडी के अनुसार कि इकाई योजना जो कुछ भी कोई अध्यापक पढ़ाना चाहता है उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब आते हैं हम लोग पेस्ट्रोन के अनुसार कि इकाई योजना एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करती है। अब देखिए इसकी विशेषता है, पहला है कि इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य एवं व्यापक होता है तथा छात्र अधिक से अधिक एकाग्रचित्त होकर पाठ्य वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। एक अच्छी इकाई योजना विद्यार्थियों में सहयोग, नेतृत्व, विनम्रता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करने में सहायक होता है। इकाई योजना का स्वरूप व्यवहारिक होता है। इकाई योजना दैनिक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करती है। एक अच्छी इकाई योजना धन और समय की दृष्टि से कम व्ययी होती है। इकाई योजना में नवीन समस्या और परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तन कर सकने की क्षमता होती है। समझ गए, आवश्यकता नहीं पूछेगा। अब इसका लाभ पूछ सकता है कि यह संपूर्ण विषय वस्तु और दैनिक पाठ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अत्यंत उपयोगी है। इकाई योजना शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन, अध्यापन, क्रियाएं, दैनिक पाठ योजना हेतु ये आवश्यक सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि के आधार पत्र है। इकाई योजना में एक इकाई अन्य इकाई से संबंध जुड़ती है। इकाई योजना में विषय वस्तु की दृष्टि में समग्रता होती है जो अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव पर आधारित है। इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। समझ गए, ये हो गया। बालकों के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इकाई योजना करवाती है। और इसका फॉर्मेट है, समझे कि पहला कक्षा है, विषय है, इकाई का नाम है, उप इकाई का नाम है और समय अवधि की संख्या है। समझ गए, द फॉर्मेट है कक्षा, विषय, इकाई का नाम, उप इकाई की संख्या, समय अवधि, प्रति क्लास निर्धारित क्लासों की संख्या, मतलब कितना क्लास में वो यूनिट खत्म होगा, दिनांक कितना से कितना तक चलेगा, विद्यालय का नाम, विषय, अध्यापक का नाम, ये आप इतना मेंशन करके, फिर है इकाई, उप इकाई कौन सा है, शिक्षण बिंदु में क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षण, शिक्षक क्रिया, मतलब शिक्षण क्रिया में दो होगा, एक शिक्षक क्रिया होगा, एक छात्र क्रिया होगा, फिर उसको कौन शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं, फिर गृह काट दिए, फिर मूल्यांकन। तो ये चीज़ आपका खत्म हो गया, ये चीज़ समझ गए। शिक्षण कौशल तो बताए ही हैं, जो आपको ये सब कौशल आपको बताए हैं, यही कौशल जो सूक्ष्म शिक्षण में, यही आप याद रखिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका हम पढ़ देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षण कला है तो वही अधिगम विज्ञान है। इसलिए वर्तमान समय में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनमें शिक्षक के रूप में शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सके और अध्यापक इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण और अच्छे शिक्षक बन सकता है। समझ गए। जिस प्रकार एक सैनिक या योद्धा को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों में निपुण होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए शिक्षण कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। अतः एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो शिक्षण कौशलों का संप्रत्यय को समझे, उनकी अवधारणाओं से परिचित हो और उन शिक्षण कौशलों पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह एक सफल, निपुण और प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अर्थ परिभाषा में आते हैं तो शिक्षण कौशल का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल, सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्य के व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल कहलाता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्वलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं, जिनसे के द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और रुचिपूर्ण बना सके। इन्हीं संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन है कुछ, जैसे विके पासी के अनुसार कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता देता है। दूसरा वाइट के अनुसार डेफिनेशन है कि शिक्षण
शिक्षण व्यवहार में से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों में जन्म देता है जिससे सीखने में सुगमता प्रदान करता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार डेफिनेशन है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तरह सक्रिय बनाता है। समझे। अब विशेषता इसके अब यही प्रकार है शिक्षण कौशल का जो बता ही दिए हैं सब, प्रस्तावना कौशल, कक्षा का ये सब हो गया। अब देखिए जो C9 जो आपका है यूनिट 1 2 उसी में यूनिट 3 से आता है। यूनिट 1 2 हो गया आपका मेथड का। थर्ड जो पूछता है वो आपका मूल्यांकन उपकरण, मूल्यांकन क्या है, इसके प्रकार, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, आपका संरचनात्मक, उसके संरचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन, यही सब क्वेश्चन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझे। तो ये सब C9 पढ़िएगा तो वो आपका हो जाएगा। समझ गए। तो मूल्यांकन के उपकरण में कौन कौन आता है, समझे। लिखा हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया। मूल्यांकन उपकरण का समान अर्थ होता है कि छात्र के ज्ञान, कौशल, प्रदर्शन या दक्षताओं को मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ या तकनीक। छात्र में ये भी जानते हैं कि हम छात्रों के मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों को मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूप से मूल्यांकन करते हैं। छात्रों के विभिन्न कौशलों के मूल्यांकन के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन उपकरण का उपयोग किया जाता है। छात्रों के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। तो भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन के मापन के लिए रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, मूल्य परीक्षण, समाजमिति निरीक्षण आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वही क्रियात्मक पक्ष के मापन के लिए अवलोकन या निरीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वर्तमान समय में कौन कौन मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग हो रहा है। तो पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, रूब्रिक्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, कार्यपत्रक हो गया, अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गया, ये सब तकनीक है। प्रश्नावली हो गया, संचय रिकॉर्ड हो गया, परीक्षा हो गया, प्रदत्त कार्य हो गया, चर्चा, प्रोजेक्ट, ये सब आपका मूल्यांकन उपकरण और प्रविधि है। तो प्रविधि में कौन कौन है तकनीक में, प्रोजेक्ट, चर्चा, प्रदत्त कार्य, परीक्षा, प्रश्न, साक्षात्कार, अवलोकन, ये सब आपका क्या है तकनीक है। और उपकरण में आप आइएगा तो संचय रिकॉर्ड हो गया, प्रश्नावली हो गया, आपका कार्यपत्रक हो गया, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, रूब्रिक्स और एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो, ये सब उपकरण हो गया। तो C9 वाला पढ़ लीजिएगा और आपका एक खत्म हो जाएगा, अच्छा से पेपर जाएगा। समझे।